सावधान रखना बस अपने आप को। ओके सर। ये नीचे कुछ लिखा आ रहा है क्या? ये देखो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये कुछ भी ट्रांसलेट करे जा रहा है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? नहीं, आप लोगों को नहीं दिखेगा, स्क्रीन ऑन नहीं ना है। सर। नो सर। ये कहाँ से ऑन हो गया रे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, टर्न ऑन लाइव कैप्शंस। थोड़ी ना प्योर इंग्लिश होता है क्लास, हिंदी इंग्लिश बंगाली चलता रहता है, क्या मतलब निकालेगा भगवान भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है सर। गुड इवनिंग सबको फिर से एक बार। ओके चलो सर, हम लोग बिजनेस लॉ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे, है ना? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कुछ और स्पेशल एरियाज है जिसको कवर करेंगे आज, ठीक है? ओके, चलो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक एक करके जो भी और भी प्रोविजंस है, स्पेशल एरियाज है, उस पर कवर करता हूँ। जैसे कि आज मेनली डिस्कशन करेंगे सर ये कंडीशंस एंड वारंटी। ये हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंडीशंस एंड वारंटी का एक कॉन्सेप्ट आता है ना, मतलब प्रोडक्ट खरीदने से पहले नॉट जस्ट पब्लिक बट ऑल्सो, जैसे मानो कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसमें गारंटी या वारंटी या कंडीशंस लगाते हैं, या फिर जो लोग ट्रेड करते हैं एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ जो डील करते हैं, तो डील में कंडीशंस होता है, वारंटी होते हैं। तो इसके साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बहुत बड़ा रिलेशन है। ऐसे आप लोग सोच सकते हो कि बिना वारंटी बिना कंडीशंस का क्या होता है। कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग परचेस करने के लिए जाते हैं तो ये वारंटी एंड दिस काइंड ऑफ एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, बिकॉज इसके बिना तो सेल आधा अधूरा है ना सर। गुड इवनिंग प्रिया। ठीक है चलो गुड इवनिंग सर, सर। अभी स्टार्ट किए, एकदम अभी स्टार्ट किए, नो इशू। चलो, तो बेसिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में डिटेल्स डिस्कशंस करेंगे, ठीक है? कंडीशंस एंड वारंटी मतलब शर्त, एंड वारंटी मतलब तो आप लोग जानते हो कि मतलब वो वादा करते हैं कि कुछ भी होगा तो रिपेयर करके देंगे या रिप्लेस करके देंगे, या फिर समथिंग लाइक दैट, या फिर वो इवन रिप्लेस भी हो सकता है वारंटी में। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कंडीशंस कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले बताया जाता है। तो अगर सिंपल सोचा जाए, टू नो स्टिपुलेशन एज टू टाइम, टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कंडीशंस एंड वारंटीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, टू नो द इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। एंड केवी टेम्पटर, आगे आगे बात करते हैं केवी टेम्पटर क्या है, सब बात करेंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज बात करेंगे सर आज, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा सा नज़र डालो तो आपको दिखेगा, स्क्रीन शेयर है ना सबके साथ? यस सर। ओके, आयन विशाल स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को भी? यस सर। ओके, स्टिपुलेशन विथ रेफरेंस टू गुड्स। तो बेसिकली स्टिपुलेशंस विथ रेफरेंस टू गुड्स मतलब कोई भी गुड्स जब सेल होता है, क्या पढ़ रहे हैं सर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है तो फिर गुड्स के बारे में बिना तो बात हो ही नहीं सकता, और गुड्स इज ऑलवेज एवरीवेयर। बिना गुड्स का हम लोग तो जी नहीं पाएंगे ना सर, हमें जीने के लिए सामान तो चाहिए। यस, वी नीड गुड्स। तो ये जो स्टिपुलेशन विथ रेफरेंस टू गुड्स, इसमें दो कंडीशंस आता है सर, दो कॉन्सेप्ट, एक है कंडीशंस, दूसरा है वारंटी। थोड़ा सा आगे बढ़ने दो तो थोड़ा समझ ज़्यादा आएगा। अभी तो बस नाम देख रहे हो, धीरे धीरे इसका काम भी देखोगे। अभी तो बस इसका नाम देख रहे हो, आगे आगे इसका काम भी देखोगे। ऐसे आप लोग जानते हो, बस क्या करना है ना, कनेक्ट करना है। कंडीशंस मतलब क्या है? शर्त, है ना? तो एसेंशियल्स टू मेन पर्पस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो। ऐसे आप लोग जानते हो सेल ऑफ गुड्स ना पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही डील होता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन बाद में जब बिजनेस लेवल कॉम्प्लेक्स बनता गया तो सेल ऑफ गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंटेन करना मुश्किल हुआ। तो बाद में क्योंकि करेंटली हम लोग जो लॉ पढ़ रहे हैं सर, ये ब्रिटिश एरा का लॉ है, तो उसको बाद में थोड़ा मॉडिफाई किए गए हैं एज पर आवर इंडियन सिस्टम। और ऐसे इंडियन करेंटली जो पैटर्न फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश जो छोड़ के गए उसी के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज और कोई उपाय भी नहीं था, बिकॉज वी ऑल मतलब वी फॉरगेट ऑल आवर प्रीवियस कल्चर्स, है ना सर? हमारा जो
प्रिमिटिव कल्चर से, जो प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ वे ऑफ लिविंग है सर, हम लोग भूल चुके हैं। तो कल्चर भी भूल चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी भूल चुके हैं, इसीलिए मुश्किल भी बढ़ रहा है सर आजकल। इंडिया जिस वे में बचता था, भारत भारत का जीने का तरीका, ये वाला जो जीने का तरीका है ना, ये भारत का तरीका नहीं है। फिर भी क्या करें सर, अब वो तरीका जो है बिजनेस के लिए आपको तो समझना पड़ेगा। तो एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैं इसलिए बोल दिया सर, एक्चुअली ये कोरोना के साथ जो लड़ाई है ना सर, इसको लड़ने के लिए ना हम लोग को प्रिमिटिव वे में जाना ही पड़ेगा, आप मानो ना मानो। द प्रिमिटिव कल्चर्स ऑफ इंडिया, आप, मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह से सोचते हो भारत का कल्चर्स के बारे में, बट सीरियसली द वे भारत एक्चुअली, भारत का जो एक्चुअल कल्चर है वो एक्चुअली सीरियसली इस तरह का प्रॉब्लम के साथ लड़ने का बहुत शक्ति देता है, तो जो करेंटली एकदम गायब है। तो कहीं ना कहीं वो जब तक रिस्टोर नहीं होगा, जब तक रिस्टोर नहीं होगा, अगर 100 साल बाद रिस्टोर होगा तो 100 साल बाद ही दुनिया फिर से नॉर्मल होगा। जितना देरी करेंगे उतना प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। मैं भारत का ही बात करूंगा, दुनिया का बात नहीं करूंगा, बिकॉज बाकी दुनिया का अपना अपना सिस्टम है, बट हम लोग तो अपना जो प्रिमिटिव मेथड है वो मिस कर रहे हैं। ओके तो फिर एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ रेपुटेशंस, ब्रीच ऑफ रेपुटेशंस, रेपुटेशंस मीन्स बेसिकली रिजेक्ट करना, ठीक है, रिजेक्ट करना, रेपुडिएट, ठीक है। तो क्या होता है मैं आगे बताता हूँ कि अगर बाई चांस कंडीशंस फुलफिल ना हो जाए तो प्रोडक्ट जो डील हुआ था, प्रोडक्ट का जो डील हुआ था वो रिजेक्ट हो सकता है। वारंटी में क्या बोलते हैं सर, वारंटी बोलते हैं कि कोलेटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करके डील बन रहा है। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी मोबाइल बना रहा है, दूसरे कंपनी को बोल रहे कि भाई आप मोबाइल बेचो, लेकिन इसके बीच में कुछ तो इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना। तो ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें सेल ऑफ गुड्स में एक कंडीशंस रहता है, एक वारंटी रहता है, और रहेगा ही रहेगा। मैं आपको आगे आगे एग्जांपल्स दूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी बात पढ़ते हैं सर, आप लोग जानते हो कि हम लोग इसको रियल लाइफ के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। तो थोड़ा वेट करो, मैं रियल लाइफ कम्युनिकेट करता हूँ 2 मिनट बाद, बट उससे पहले थोड़ा जान तो ले कि क्या क्या कॉन्सेप्ट में बात करना है। तो ये कंडीशंस जो है ना सर, ये कॉन्ट्रैक्ट का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका एसेंशियल पार्ट माना जाता है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट वारंटी वो मेन नहीं है, वो कोलेटरल है। कोलेटरल मतलब उसके मतलब वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंडीशंस, मतलब कंडीशंस का एक मतलब कंडीशंस के अंदर वारंटी आता है, ठीक है, शर्त के अंदर वारंटी, कि अगर बाई चांस कुछ खराब हो जाए प्रोडक्ट में तो एक मतलब जिसके बीच में डील हो रहा है वो दोनों के बीच में क्या बात बनेगा, काइंड ऑफ दैट कोलैटरल, द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेन पर्पस को थोड़ा सा एड ऑन करता है, यू कैन से मेन पर्पस को एड ऑन करता है। ब्रीच रेपुटेशन, अगर कंडीशंस तोड़ते हो सर, अगर कंडीशन तोड़ते हो, ठीक है, तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो सकता है। बट अगर आप वारंटी तोड़ते हो तो आपको डैमेज देना पड़ेगा। अगर आप वारंटी तोड़ते हो आपको डैमेज देना पड़ेगा। सर आप कौन, आप सर गुड्स का सेलर हो। आप कौन हो सर, आप गुड्स का सेलर हो। तो सेलर के लिए तो अगर जिसको सेल करोगे, जो बायर है, उनको देना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो देखते हैं सर आगे आगे कि ये कंडीशंस एंड वारंटी में और क्या बातें कर सकते हैं। तो स्टिपुलेशन एज टू टाइम, सेक्शन 111 एक बहुत अच्छा बात करता है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 11 में एक स्पेशल एरिया में बात करते हैं कि स्टिपुलेशन एज टू टाइम। व्हाट इज दिस स्टिपुलेशन एज टू टाइम, थोड़ा थोड़ा सबर रखो। अनलेस a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed to be the essence of the contract of sale. Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract. मतलब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, जैसे एज रिगार्ड टू टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस, टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस मतलब कब दाम पे करना चाहिए, मतलब कब पेमेंट करना चाहिए। अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशन appears from the terms of the contract, stipulation as regard this is not deemed to be the essence of a contract of sale, but delivery of goods must be made without delay. Whether or not such a stipulation is the essence of the contract depends on the terms of agreed upon. Price for goods may be fixed by the contract or may be agreed to be fixed later in a specific manner. Stipulation as to time of delivery are usually the essence of the contract. Stipulation as to time of delivery are usually the essence of the contract. तो मतलब कब पे करना है और कब डिलीवरी करना है। मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ सर, एक सिंपल बताता हूँ। जैसे चलो सर, ये बड़ा ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, ऐसे पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि क्या बहुत बड़ा चीज़ पढ़ लिया हम लोगों ने, बट ऐसे कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं पढ़ा सर, एकदम डे टू डे लाइफ है। बस भाषा लॉ का है, ठीक है, इंग्लिश लॉ में लिखे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि क्या पढ़ लिए, मतलब बाप रे बाप ऐसा क्या पढ़ लिए कि दिमाग से बाहर जाएगा। मदर टंग में समझते हैं ना तो समझ जाओगे। अभी देखो क्या समझे सर, क्या खरीदोगे, स्पीकर्स, चलो सर स्पीकर्स खरीदते हैं।
ऐसे कोरोना काल में अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है प्रॉपरली, मतलब हमेशा एक टेंशन का माहौल है सबके लिए। तो थोड़ा गाना सुनो सर, सुबह सुबह भगवान का गाना चलाओ, भक्ति गीति, धीरे धीरे रोमांटिक गाना सुनो, फिर कभी कभी डांसिंग वाला भी गाना सुन लो, बट गाना ज़रूर सुनो। तो कौन सा गाना ले, जेब्रोनिक्स का क्या ले सर, बोलो आप लोग बताओ कौन सा लिया जाए। बोट का, हाँ चलो बोट लेते हैं, बोट का ये वाला अगर लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर बोट का ये वाला अगर आप लेना चाहते हैं, मुझे ये वाला देखने में अच्छा लगा, ये वाला देखते हैं। ओके, तो ये जेब्रोनिक्स का है, 597 का है, ठीक है। ध्यान से सुनना सर, ये कुछ कंडीशंस के ऊपर ये इसका सेल होगा। फ्लिपकार्ट सेलर है ना, फ्लिपकार्ट एक्चुअली मीडिएटर है, बट आपके लिए वो सेलर है, लेकिन फ्लिपकार्ट के लिए सेलर का काम करता है कोई और भी कंपनी है। ये देखो सर, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फ्लिपकार्ट के लिए सेलर्स का काम करते हैं, मतलब कौन कौन ये सेलिंग करेगा आपको, इसके लिए आपको आपके पास यहाँ पर कितना सेलर्स का नाम देके रखा है सर, आप देख सकते हो यहाँ पर। एडवांस टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस, यूरेस्का, दिख रहा है सर आप लोगों को, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, देखो तो, Yes, sir. क्लिक एंड सेव, गो वायरलेस, ठीक है। तो कोई कोई थोड़ा ज़्यादा दाम ले रहा है, कोई कोई थोड़ा कम दाम ले रहा है। आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, जो दाम कम और ज़्यादा का जो खेल है ना, इस पे ये सब सब कंडीशंस है ऑब्वियसली। 10% ऑफ ऑन HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, 5% अनलिमिटेड कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, और भी ऑफर्स है, दीज आर कंडीशंस। बट मेन कंडीशंस पे अगर मैं बात करूँ ना, एसेंशियल, डिलीवरी सेकंड में संडे, डिलीवरी चार्ज लेगा 55, दाम लगा रहा है 597 का, लेकिन सेकंड में को दे देगा, फ्री डिलीवरी देगा, 538 का दाम लेगा, फ्री डिलीवरी है, थर्ड में को देगा, मंडे को, ठीक है। कौन बोल रहा है, RR रिटेल बोल रहे हैं। गो वायरलेस बता रहा है फ्री डिलीवरी सेकंड में संडे को देगा, ये भी बता रहा है फ्री डिलीवरी सेकंड में संडे, ये भी बता रहा है, लेकिन दाम थोड़ा अलग है सबका। सबसे पहले जो देगा फ्लिपकार्ट, उसका नाम सबसे पहले रखा है एडवांस टेक्नोलॉजी या जो भी हो, आई डोंट नो क्या नाम है पूरा, एडवांस ADV एडवांस ही होगा शायद। फ्री डिलीवरी बाई फर्स्ट में सैटरडे, फर्स्ट में सैटरडे को फ्री डिलीवरी देगा, सबसे पहले देगा। प्राइस भी सबसे कम बता रहा है, 509 में देगा, 509 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो इसका पेमेंट और डिलीवरी का कॉन्सेप्ट क्या है, कंडीशंस क्या है, आप पहले भी पे कर सकते हो, प्रीपेड भी हो सकता है ना सर, प्रीपेड कर लो, बैंक डिटेल्स से ट्रांसफर कर दो, या फिर COD भी अवेलेबल हो सकता है कंडीशन टू सेल्स पे। तो एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फ्लिपकार्ट के थ्रू से अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फ्लिपकार्ट के थ्रू से अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, फ्लिपकार्ट बीच का कमीशन देगा सर। फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट होता है, कभी कभी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं, क्या करते हैं ना फ्लिपकार्ट डायरेक्टली, मतलब सेलर्स को ही खरीद के रख लेता है। फ्लिपकार्ट का इतना दम है कि वो सेलर्स को ही खरीद के रख लेगा, लेकिन अलग से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सेलर्स है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी सेलर्स यहाँ पर बेच सकता है, कोई भी सेलर्स बेच सकता है, फ्लिपकार्ट का अपना भी प्रोडक्ट्स है, वो किसी कंपनी को खरीद भी सकता है। वो फ्लिपकार्ट अंदर में क्या कर रहा है वो समझना मुश्किल है हम लोगों के लिए। जैसे आप लोगों को पता है, ये मिंत्रा वगैरह में, इवन फ्लिपकार्ट का अपना ब्रांड है, मिंत्रा में ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट का ब्रांड है, मोडा रैपिडो, हियर एंड नाउ, नाम सुने सर आप लोग, मिंत्रा ब्रांड कभी आप लोग ओपन किए सर? है दादा। हाँ, Yes. वो देखना, उसमें मोडा रैपिडो बोल के एक ब्रांड रहेगा, हियर एंड नाउ बोल के एक ब्रांड रहेगा, और भी है कुछ रोड स्टार समथिंग ऐसे भी ब्रांड रहेगा, आई डोंट नो वो क्या है, बट ये सब मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट का ब्रांड है। फ्लिपकार्ट का ब्रांड है मिंत्रा, ये तो आप लोग शायद जानते होंगे, मिंत्रा एक्चुअली फ्लिपकार्ट का ही है, जानते हैं आप लोग? है दादा। हाँ, मिंत्रा फ्लिपकार्ट के अंदर आता है, और फ्लिपकार्ट और वो लोग क्या कर रहे हैं ना, अपना ही ओन ब्रांड बना के सेल कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा भी ये कौन है। या फिर हो सकता है कि वो ब्रांड पहले से ही था, ये लोग खरीद के रखा है, वो ब्रांड पहले से ही था, बट फ्लिपकार्ट उस पर इन्वेस्ट करके शेयर होल्डिंग ले लिया है। बट जो भी हो, बट आप कंडीशंस को समझो। यहाँ पर आप जब भी कोई प्रोडक्ट सेल खरीदने जाओगे, आपके साथ सेलर का डील हो रहा है, फ्लिपकार्ट के अंदर फ्लिपकार्ट के साथ सेलर का डील हुआ है अलग, हमारे साथ फ्लिपकार्ट का डील क्या होगा, बट डिलीवरी करेगा फर्स्ट में को, सैटरडे को करेगा, 509 लेगा, डिलीवरी चार्जेस नहीं लेगा, ठीक है। ये बोल के रख रहा है, फ्री डिलीवरी करेगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑफर भी दे रहा है कि अगर आप ये बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, वो बैंक का डेबिट कार्ड यूज करते हो, समथिंग लाइक दैट, ये सब कंडीशंस में आ जाएगा। बट दीज ऑल आर कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इस पर्टिकुलर गुड्स को सेल करने के पीछे कितना कंडीशंस लगाया गया है, आप समझ में आ रहा है। लेकिन मेन एसेंशियल है पेमेंट ऑफ प्राइस एंड कब डिलीवरी होगा, यस ना सर, पेमेंट ऑफ प्राइस एंड कब डिलीवरी होगा, यही है ना इन सिंपल अगर बोले तो। बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अगर इतना देर से मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा था, अब आप इसको ना फिर से एक बार पढ़ो, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, अनलेस
unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed as to be the essence of a contract of sale. मतलब वो depend करता है. Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract. लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं कि as regard to time for payment of price, unless a different intention appears, अगर कोई ऐसा different intention ना अगर आ जाए from the terms of the contract, stipulation as regard this is not deemed to be the essence of the contract of sale, but delivery of goods must be made without delay. ठीक है, मतलब पेमेंट ऑफ प्राइस एसेंस ना भी हो सकता है, बट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बिकॉज सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पेमेंट तो बायर करेगा, पेमेंट तो बायर करेगा, इसलिए पेमेंट ऑफ प्राइस unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as regard this is not deemed to be the essence of the contract of sale, but delivery of goods must be without delay. मतलब जो आप बोल रहे हो उसके अंदर करना चाहिए. Whether or not such a stipulation is the essence of the contract depends on the terms of agreed upon. Price for goods may be fixed by the contract or may be agreed to be fixed later. मतलब अभी हो सकता है या बाद में हो सकता है in a specific manner. Stipulation as to time of delivery are usually the essence of the contract. तो essence of the contract क्या है? Delivery of goods या payment of price? क्या लग रहा है आप लोगों को? पेमेंट ऑफ प्राइस और हाँ सर डिलीवरी ऑफ गुड्स. डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है. पेमेंट अभी भी डिसाइड हो सकता है, बाद में भी डिसाइड हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन डिलीवरी ऑफ द गुड्स एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है. तो ये वन ऑफ द कंडीशंस है. अब चलो सर आगे आगे बात करते हैं कि क्यों ये पहले ही हम लोग एकदम प्रैक्टिकल लेवल में बात कर लिए. Conditions and warranties. At the time of selling the goods, the seller usually makes certain statements or representations with a view to induce the intending buyer to purchase the goods. वो कुछ ऐसे करने का कोशिश करते हैं ताकि बायर जो है वो गुड्स को खरीदे. So the representations are generally about the nature and quality of the goods and about their fitness for buyer's purpose. When the statements or representations do not form part of the contract of sale, they are not relevant and have no legal effects on the contract. Wait sir, wait. But when these form part of the contract of sale and the buyer relies upon them, they are relevant and have legal effects on the contract of sale. And a representation which forms a part of the contract of sale and affects the contract is called a stipulation. However, every stipulation is not equal importance. Some of these may be very vital, which others may be of somewhat lesser significance. The more significant stipulations contained in the contract of sale of goods have been called as conditions, while the less significant stipulations have been given in the name of warranties. तो बेसिकली सबसे ज्यादा स्टिपुलेशंस किसको दिया गया है? कंडीशंस पे दिया गया है, ठीक है. और सेकंड लेस स्टिपुलेशंस किसको दिया गया है सर? वारंटीज को दिया गया है. मतलब अगर हम लोग सिंपल देखें तो कंडीशंस एंड वारंटीज में सबसे ज्यादा स्टिपुलेशंस मतलब बेसिकली मतलब क्या बोलते हैं सर, मतलब स्टिपुलेटेड है, मतलब एकदम करना पड़ेगा टाइप सा, ठीक है. स्टिपुलेटेड मतलब इसके रिगार्डिंग तभी एसेंस, ठीक है, एसेंस ये जरूरी है, ठीक है. स्टिपुलेटेड तो बेसिकली कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है गुड्स को सेल करने के टाइम पे. वारंटीज इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा लेस सिग्निफिकेंट है, थोड़ा लेस सिग्निफिकेंट है. वारंटी उतना ही भी ज्यादा से मतलब सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता कंपेयर टू कंडीशंस. अब आगे आगे ना डिस्कशंस करने से आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा. वही है ना सर, जितना चीज को ज्यादा कल्चर करेंगे ज्यादा समझ आएगा. कंडीशन एंड वारंटी के बारे में सेक्शन 12 में क्या बताते हैं? A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be conditions or a warranty. Subsection 1, section 12 subsection 1 बताते हैं a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. मतलब रिजेक्ट भी हो सकता है. मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं. P wants to purchase a car. P wants to purchase a car from Q which can have a mileage 20 किलोमीटर पर लीटर. ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है. तो केस स्टडीज में सवाल करते हैं ना, फिर आपको डायरेक्ट पूछ लेगा क्या होगा. तो एग्जांपल्स सिर्फ एग्जांपल्स नहीं है, केस स्टडीज आल्सो. P wants to purchase a car from Q which can have a mileage of 20 km per liter. Q pointing at a particular vehicle, pointing at a particular vehicle says this car will suit you. P wants to purchase a car from Q which can have a mileage of 20 km per liter. Q pointing at a particular vehicle says this car will suit you. Later P buys the car but finds out later on that this car only has a top mileage of 15 km per liter. The amounts of breach of conditions because the seller made the stipulation with the which forms the essence of the contract. In this case, the mileage was a stipulation that was essential to the main purpose of the contract and hence its breach is a breach of conditions.
क्योंकि मेन पर्पस ही था जो 20 किलोमीटर पर लीटर का सवारी देगा, ठीक है, 20 किलोमीटर पर लीटर में जो माइलेज देगा वही वाला गाड़ी मुझे लेना है, लेकिन सेलर ने 15 किलोमीटर पर लीटर का गाड़ी दिया है, तो इन दैट केस ये ब्रीच हुआ है सर। सिमिलरली अगर दूसरा साइड में देखे, वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलैटरल, मतलब उसके साथ साथ जा रहा है, ठीक है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर द डैमेजेस बट नॉट ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, ठीक है, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। Whether a stipulation is a contract for sale is a condition or a warranty depends in each case of the construction of the contract. Stipulation may be a condition, though called a warranty in the contract. मैं आपको बताता हूँ। राम consult Shyam, a motor car dealer, for a car suitable for touring purpose to promote the sale of his product. प्रोडक्ट को वो बोलते हैं ना सर, वो आप लोग देखे होंगे अपने लोकल एरियाज में, एक गाड़ी को शोकेस करेगा, फिर उस गाड़ी में अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेगा, ठीक है, ऐसे बोलते रहते हैं। मैं अगर आपको लोकल एरियाज में जिस तरह का कैंपेनिंग करता है, मैं थोड़ा ओल्ड मेथड, अगर आई डोंट नो आप लोग देखे कि नहीं, मैं तो थोड़ा सर जो स्मॉल टाउन्स में, इवन कोलकाता में भी मैंने देखा बहुत सारा जगह में इस तरह से करता है। गाड़ी होता है, उस गाड़ी में प्रोडक्ट होता है, फिर ऐसे करके बेंगलीज में ऐसे बोलते हैं कि दादा আসছেন তো আমাদের প্রচার গাড়িতে দেখে যান এই জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে, এরকম টাইপের, ঠিক আছে, मीन्स दे जस्ट है कि हम लोगों की गाड़ी में ये मिल रहा है, आप देखिए, आइए, समझिए और फिर विचार कीजिए, इस तरह का अपना प्रमोशंस करेगा और गाड़ी को लेके घूमेगा। मुझे एक बहुत फेमस याद आ रहा है वो आई डोंट नो आप लोग ऐसे सुने कि नहीं सुने, गांव साइड में बहुत चलता है, छोटा शहर में, ठीक है, स्मॉल टाउन्स में बड़ा चलता है, वो पोल्ट्री फार्म होता है ना सर, वो स्पेशली ब्रॉयलर जो, अरे सर चिकन खाता है ना लोग, ठीक है, तो वो चिकन को ना इस तरह से मार्केट में सेल करता है। मैं बहुत सुना कि गोटा चिकन 200 रुपया, सॉरी हाँ, गोटा 200, काटा 250, इस तरह से, मतलब पूरा गोटा चिकन लेना है तो 200 रुपये में दे देगा, अगर काट के देगा तो फिर 250 रुपये लेगा। तो उसको ना एकदम एक पूरा गाड़ी या वैन लेगा और पूरा प्रचार करेगा इस तरह से छोटा शहर में, और क्या उन लोगों का सेल भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट में, एकदम लोकल सिस्टम पे भी बोल रहा हूँ, नया नया। जैसे मैं यहाँ पर वीआईपी रोड के सामने भी बहुत बार देखा, एक गाड़ी आता है, वो क्या बोलते हैं, लैंगचा मिठाई होता है शक्तिगढ़ का, वो क्या मिठाई का वो क्या बनाता था सर, वो गाड़ी लेके एक मारुति वैन में पीछे लगा के, उसमें शक्तिगढ़ का लैंगचा फेमस फेमस मिठाई सर, मिहिदाना बर्धमान का, ये सब लेके सेल करता था। सॉल्ट लेक में भी मैंने देखा इस तरह का। तो ऐसा हो सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस। इवन ये कॉन्सेप्ट बाद में बड़ा पॉपुलर हुआ, एक मूवी भी बना, कि मूवी का नाम है, गुजराती मूवी है, मैं देखा था मूवी, क्या बोलते हैं वो सिर्फ टूरिंग नहीं कर रहा था, वो तो पूरा गाड़ी को ही एक्चुअली बिजनेस बना दिया था, मील्स ऑन व्हील्स। तो बेसिकली मूवीज का नाम क्या था, मील्स ऑन व्हील्स, इसके ऊपर ना बिजनेस भी बना है। ये देखो सर, अरे बाबा कितना सर आ गया, मील्स ऑन व्हील्स, मील्स ऑन व्हील्स, मतलब वो गाड़ी पहुंच जाएगा, आप जहां पर भी बोलोगे वहां पर गाड़ी पहुंच के खाना डिलीवरी कर देगा। मील्स ऑन व्हील्स, अच्छा मील्स बाय व्हील्स में मूवी था ना एक, व्हील्स ऑन मिल्स, ये कहीं दूसरा मूवी है। मैंने एक गुजराती मूवी देखा था, बड़ा अच्छा लगा था मूवी, वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, जो भी हो, ठीक है सर। चलो, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट में आ जाओ सर, वारंटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये गाड़ी जो है सर टूरिंग पर्पस के लिए है। क्या पर्पस के लिए है, टूरिंग पर्पस के लिए, टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। श्याम सजेस्ट मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम। The car turns out to be unfit for touring purpose. Here, the term that the car should be suitable for touring purpose is a condition of the contract. It is so vital that it is non-fulfillment defeats the very purpose for which Ram purchased the car. Ram is therefore entitled to reject the car and have refund of the price. आपको समझ में आ रहा है सर? Ram consults Shyam, a motor car dealer, for a car suitable for touring purpose to promote the sale of his product. Shyam suggests Maruti. Ram accordingly buys it from Shyam. The car turns out to be unfit for touring purpose. Yet the term that the car should be suitable for touring purpose is a condition of the contract. It is so vital that its non-fulfillment defeats the very purpose of which Ram purchased the car. मतलब जिस पर्पस के लिए राम लिया था
उस पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ। तो राम इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कार एंड हैव अ रिफंड ऑफ द प्राइस। लेट अस एज्यूम राम बाइज ए न्यू मारुति कार। फिर से राम ने एक न्यू मारुति कार लिया from the showroom and the car is guaranteed against any manufacturing defect under normal usage for a period of 1 year and for the date of original purchase, and in the event of any manufacturing defect there is a warranty for replacement for defective part. If it cannot be properly repaired after 6 months, Ram finds that horn of the car is not working. Here in this case it cannot terminate the contract. The manufacturer can either get it repaired or replace it with a new horn. Ram gets a right to claim for damages if any suffered by him but not the right of repudiation. वो डैमेज क्लेम कर सकता है बट रेपुडिएट मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकता या डिक्लाइन नहीं कर सकता। ठीक है, रेपुडिएट का एक सिंपल इंग्लिश है रिजेक्ट करना या डिक्लाइन करना। आप लोगों को समझ में आया सर ये राम और श्याम का कहानी? अगर सिर्फ कंडीशंस तोड़ने का बात होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो सकता है, क्योंकि राम और श्याम के बीच में क्या कंडीशंस एंड वारंटी हुआ था? राम ने बोला कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए जो टूरिंग पर्पस के लिए अच्छा हो, लेकिन वैसा ही गाड़ी थी ना जो टूरिंग पर्पस के लिए अच्छा हो। तो उसने मारुति बोला, इसने मारुति लिया बट वो अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो कैंसिल कर सकता है। बट साथ में ही अगर राम खरीद रहा है मारुति कार फ्रॉम द शोरूम एंड कार इज गारंटीड अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अंडर नॉर्मल यूजेज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। नॉर्मल यूजेज मतलब ऑब्वियसली मतलब जैसा नॉर्मली यूज करना चाहिए। अगर वो मारुति कार को लेके बोलेगा कि मैं खंडर में गाड़ी चलाऊंगा या फिर मैं क्या बोलते हैं डेजर्ट में चलाऊंगा या पथरीला रास्ते में चलाऊंगा, उसके लिए अलग कार होते हैं ना। पहाड़ में चलाऊंगा तो पहाड़ी रास्ते में 4 व्हील ड्राइव होते हैं। आई होप यू ऑल नो दार्जिलिंग जैसे एरियाज में सर हम लोग नॉर्मल जैसा गाड़ी नहीं चल पाता है, वहाँ पर ना 4 व्हील ड्राइव चलना जरूरी होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीफनेस होता है तो वहाँ पर ना 4 व्हील ड्राइव होते हैं, हर चक्के में उनका ब्रेक सिस्टम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। एम आई राइट सर? हम लोग जानते हो 4 व्हील ड्राइव? हाँ सर। है दादा। तो ये सब कॉन्सेप्ट काम करता है ना। तो एग्जैक्टली तो अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट काम करता है, तो हम लोग उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होगा तो इट्स ओके, बट अगर वारंटी का बात आ जाता है ना, अगर वो वारंटी देता है कि नहीं आपको कुछ भी गड़बड़ हो प्रॉब्लम हो वो ठीक करके देगा, तो अब इन दैट केस आप अगर वो ठीक करके नहीं देता है तो फिर आप उसमें डैमेज क्लेम कर सकते हो, बट आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आया सर? बोलो। कंडीशन एंड वारंटी का ये एकदम कॉम्बाइन एक एग्जाम्पल था, आपको समझ में आया सर? हेलो, सभी को पूछ रहा हूँ सर, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. साक्षी, आयन, निबीड, बोलो सर, क्लियर है सबको कंडीशन वारंटी का एरिया? Yes, 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 sir. Yes, sir. ओके। तो बेसिकली तो फिर कंडीशंस एंड वारंटी में और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है वो डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट वगैरह, जैसे डोमिनोज का एक बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट था, डोमिनोज का ही मोस्ट प्रोबेबली वो 40 मिनट्स के अंदर अगर डिलीवरी नहीं होगा तो फिर रिफंड, ऐसा कुछ होता था ना। 40 मिनट्स के अंदर अगर डिलीवरी नहीं करेगा, ठीक है, जिस टाइम पे आप ऑर्डर जनरेट कर रहे हो उससे लेके 40 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा आपके घर में पहुंच जाएगा या बर्गर आपके घर में पहुंच जाएगा, ऐसा एक कॉन्सेप्ट बना था ना। उसी कॉन्सेप्ट में वो एक्चुअली अपना बिजनेस को बनाया था। इंडिया जैसा कंट्री में बड़ा भयंकर बात है, क्यों बोलो तो वो 40 मिनट का रश के लिए, वो 40 मिनट में इतना हड़बड़ी होता है, जो ड्राइवर्स होते हैं ना ये भीड़ भाड़ में ना क्या स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और फिर कितना लोगों को मारा ठोका, हाँ, और उसके बाद वो पहुंचाते नहीं तो उनका सैलरी से काटते हैं, उनका पेमेंट से, डिलीवरी जो पेमेंट होता है ना उनका पेमेंट से काट लेता है। तो इंडिया जैसे कंट्री में मुझे ये बहुत भयंकर लगता है, बिकॉज इंडिया बहुत कंजेस्टेड से टाउन्स एंड सिटीज़ है, यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट अच्छा बात नहीं है। अमेरिका में ठीक है सर, अमेरिका तो इंडिया का आबादी का क्या बताऊँ सर, मतलब 4 गुना कम है। हमारे पॉपुलेशन 130 करोड़ प्लस, उनका पॉपुलेशन 30 करोड़ प्लस, ठीक है, हमारा पॉपुलेशन 130 करोड़ प्लस, उनका पॉपुलेशन 30 करोड़ प्लस। और इंडिया का साइज मतलब अमेरिका के अंदर ना भारत जैसा कंट्री ना 3 आ जाएगा सर, 3 भारत आ जाएगा सर। 3 अगर ना भी आए तो कम से कम 2 भारत और थोड़ा और 2.5 भारत आ जाएगा, इतना बड़ा है यूएस का साइज, इतना बड़ा देश है और उसमें हार्डली 30 करोड़ प्लस लोग रहते हैं। तो इट्स पॉसिबल फॉर देम नॉट फॉर अस, ठीक है, हर देश के लिए हर सिस्टम इज आई डोंट थिंक इज जस्टिफाइबल। इंडिया में 40 मिनट उसको 80 मिनट करना चाहिए पता नहीं सर, बट सीरियसली मुझे ऐसा, मैंने देखा सर रास्ते में किस तरह से वो डोमिनोज पिज़्ज़ा हट वाले डिलीवरी करते रहते हैं ना, वो बा मतलब कौन सामने आए, बूढ़ी आए, छोड़ा आए, बच्चा आए, फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी डिटोरिएट होता है सर। मतलब
लिविंग क्वालिटी डिटोरिएट होता है। मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि कोरोना में लोग मरते हैं सर, कोरोना में तो चिंता इस बात का है क्योंकि वो मतलब हमारे क्या बोलते हैं सर, बड़ा इजीली ट्रांसफरेबल है, बट सर एक्सीडेंट में इंडिया में से ज़्यादा लोग मरते हैं इंडिया में, खतरनाक है सर। ओके, तो अगर कंडीशंस वारंटी का तो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस के एक बार देख ले। ए कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। राइट इन केस ऑफ ब्रीच the aggrieved party can repudiate the contract, मतलब reject the contract or claim damages or both in the case of breach of conditions। मतलब अगर कंडीशंस ब्रीच हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकता है और डैमेज भी क्लेम कर सकता है, बट एग्रीव पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर वारंटी कोई तोड़ता है, जैसे कि राम और श्याम के बीच में जो गाड़ी का डील हो रहा था या फिर शोरूम के साथ जो डील हो रहा था, अगर वारंटी है, वारंटी अगर नहीं दे रहा है तो फिर आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते, ठीक है। वारंटी कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशंस, ब्रीच ऑफ कंडीशंस में भी ट्रीट एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। कंडीशन टूट गया मतलब वारंटी भी टूट गया, कंडीशन टूटा वारंटी भी टूटा। अरे सर ये तो नॉर्मल बात है ना, मतलब जैसे एक सिंपल बात करते हैं कि अगर मैं क्या बताऊं सर, ये हम लोगों का जो रिलेशनशिप बनता है ना सर, अलग अलग लोगों के अंदर जो रिश्ता नाता बनता है, कोई भी रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो या फिर एनी काइंड ऑफ रिलेशन दोस्ती वाला हो सर, ये एक प्रॉब्लम होता है कि रिलेशन में कुछ कंडीशंस जरूर होते हैं ऑब्वियसली। मतलब वो प्यार मोहब्बत का अपना अपना, ऐसे तो बोलते हैं कि प्यार दोस्ती कंडीशन लेस होना चाहिए, बट फिर भी अपना अपना कंडीशंस ना लोग लगा देते हैं सर, ठीक है अपना, और कंडीशंस के साथ लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ये मैंने देखा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में, वो कंडीशंस हो जाते हैं और वो एडजस्ट कर जाते हैं। अगर देखो बोलते हैं ना हम लोग कि कोई किसी को प्यार करेगा तो उसका अच्छा बुरा भला सब लेके ही प्यार करेगा, ठीक है, तो अच्छा बुरा भला सब तो कंडीशंस पे ही आ गया ना। अब वारंटी क्या हो गया, कितना दिन रिलेशनशिप टिकेगा, ठीक है, अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो कौन किसको मनाएगा, तो एग्जैक्टली तो कंडीशंस ही अगर टूट जाता है ना, रिलेशन का जो बेस है वो बेस ही अगर टूट जाए, जिसको अच्छा बुरा भला बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो टूट जाए तो वारंटी का क्या है, कितना दिन टिकेगा, या प्रॉब्लम हो जाए तो कौन रुलाएगा कौन मनाएगा। तो मेन रिलेशन का बेस टूट जाए तो वारंटी कोई काम करनी है। तो बेसिकली वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट बिजनेस में भी है, अगर कंडीशन टूट जाए तो वारंटी भी टूट जाएगा। बट हाँ, अगर कभी कभी वारंटी टूटता है, कंडीशन नहीं टूटता सर, ठीक है। वारंटी टूट सकता है, वो फिर से वारंटी की जगह आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, ठीक है आपने मुझे इतना दुख दिया, बदले में आप मेरे लिए कुछ करो तो फिर मैं आपको माफ कर दूंगा, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ वारंटी कैनॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशंस। इसका मतलब रिश्ता नाता खत्म नहीं होता वारंटी टूटने पे, बट कंडीशन टूट जाए ना तो रिश्ता नाता खत्म हो जाते हैं। सिंपल बात है, बिजनेस रिलेशनशिप सब मैच कर गया एकदम, कहाँ से कहाँ पहुंच गए सर आप। ठीक है सर, बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, नथिंग मोर देन दैट। याद रहेगा मुझे लगता है। क्या सर एग्जाम्पल बहुत खराब था क्या? हाँ, एकदम बेकार एग्जाम्पल था क्या? अरे बोलो ना, मैं पूछ रहा हूँ तो। नो सर। नो सर, अच्छा हाँ सर। मैच कनेक्शन था क्या एग्जाम्पल्स में? मैं तो ऐसे ही रैंडमली जो दिमाग में आता है बोलता रहता हूँ। ओके, ठीक है। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब कंडीशंस को वारंटी की तरह ट्रीट करना चाहिए, सेक्शन 13 आपको सलाह दे रहा है। सेक्शन 13 आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको कब कंडीशंस को वारंटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, the buyer may waive the conditions or elect or treat the breach of condition as breach of warranty and not as a ground of treating the contract as repudiated। Subsection 1 क्या बोलते हैं सर, आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। Where a contract of sale is not serverable, okay, serverable and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any conditions to be fulfilled by the seller can only be treated as breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of contract express or implied to that effect। सेक्शन 2 में बोल रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन shall affect the case of any conditions or warranty fulfillment of which is excused by the law by the reasons of impossibility of otherwise। सबसेक्शन 3 बोल रहा है, तो यहाँ पर 13 सेक्शंस का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा सर, ठीक है, थोड़ा इसको एनालाइज करने से थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे कैसे बताए सर आप लोगों को, चलिए पहले किताबी एग्जांपल्स बताते हैं, फिर अगर कोई रैंडम दिमाग में आता है फिर वो वाला भी बता दूंगा। सेक्शन 13 स्पेसिफाई केसेस वेयर ए ब्रीच ऑफ कंडीशंस बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी as a result of which the buyer loses his right to rescind the contract and can claim damages only।
इन द फॉलोइंग केसेस ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशंस, मतलब कंडीशंस तोड़ने के बाद भी आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कंडीशंस तोड़ रहा है, कंडीशंस टूट रहा है, फिर भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। कब? when the buyer altogether waives the performance of the conditions. A party may for his own benefit waive stipulations. It should be a voluntary waiver by buyer, where the buyer elects to treat the breach of conditions as one of a warranty. That is to say, he may claim only damages instead of repudiating the contract. Yet the buyer has not waived the conditions but decided to treat it as a warranty. Examples चाहिए सर, examples। दिमाग में बहुत सारा सवाल खड़ा हो गया, examples चाहिए। चलिए सर एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं ऐसा कुछ मिले कि ना मिले। ए एग्रीज टू सप्लाई बी 10 बैग्स। ए एग्री कर रहा है बी को 10 बैग्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर देगा। क्या देगा? ए एग्रीज टू सप्लाई बी 10 बैग्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर, मतलब अच्छा वाला, 625 पर बैग, बट सप्लाइज ओनली सेकेंड क्वालिटी शुगर। बोला था, क्या बोला था? फर्स्ट क्वालिटी शुगर देगा, दिया क्या? second quality sugar, the price of which is rupees 600 per bag. There is a breach of conditions and the buyer can reject the goods, but if the buyer so elects, अगर वो उसको choose करता है, he may treat it as a breach of warranty, accept the second quality sugar and claim damages for 25 per bag. बोलो सर, बात पल्ले पड़ा कि नहीं? इजी हो गया ना मैटर? ठीक है, आपको मैंने 625 वाला बैग ऑर्डर दिया था। स्नेहाशीष, स्नेहाशीष है तू? हेलो, हाँ चल अभी चीनी बिजनेस पे आ जा। बहुत दिन तू आजकल स्नेहाशीष टैक्स कंसल्टिंग का बिजनेस कर रहा है सर, जीएसटी, इनकम टैक्स, फिर आपका क्या बोलते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशंस वगैरह सब काम कर रहा है। लेकिन अभी मैं स्नेहाशीष को थोड़ा सा शुगर बेचने के लिए मजबूर करूंगा। चल स्नेहाशीष, मैं तू मुझे शुगर बेच। तू मुझे 625 पर बैग का हाई क्वालिटी शुगर देने का वादा किया था, लेकिन तू मुझे जब भेजा मेरे ग्रोसरी स्टोर में, मैं ग्रोसरी दुकान वाला बन गया। हाँ, मैं टीचर नहीं अभी, मैं क्या बन गया सर? मुदी वाला, मुदी खाना दुकान चलाता हूँ सर। ठीक है, आप कुछ भी नाम से मुझे बुला सकते हो, मतलब जो भी दुकानदारों को बुलाते हैं। ठीक है, लाइक जैसे पाड़ा में होता है ना मौदोंदा का दुकान, इस तरह का। ठीक है तो फिर मेरे दुकान में 625 पर बैग का शुगर मैं बोला था, अच्छा क्वालिटी था, बट आपने क्या किया? मुझे 600 वाला दी थी जिसमें थोड़ा बहुत धूल ज़्यादा है, मतलब थोड़ा डस्ट ज़्यादा हो गया उसमें, तो आपने वो वाला बेच दिया। तो क्या करूँ, मैं पूरा रिजेक्ट कर दूँ? तो मैं सोचा कि देखो भाई, इसका भी मेरा सेलर होता है, मतलब इसको भी मैं सेल कर सकता हूँ, मैं इसका भी मुझे कस्टमर्स मिलता है। तो एक काम करते, माल जब आ ही गया घर पे तो फिर वापस क्यों करे, तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट ना करते। उससे अच्छा है कि मैं इसको ना वारंटी के साथ इसका एडजस्ट कर लेता। तो मैं इतना मानता हूँ कि कंडीशंस नहीं टूटा, वारंटी टूटा है। ठीक है, मैं क्या मान रहा हूँ सर? कंडीशन नहीं टूटा, वारंटी टूटा, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और जितना अमाउंट का वारंटी टूटा है, 25 रुपया पर बैग के हिसाब से आप मुझे डैमेज क्लेम दे दो। ठीक है, चलेगा स्नेहाशीष? Yes, sir. Yes, sir. एकदम। तो ये एक सिंपल क्या था, इतना बड़ा कहानी का छोटा सा समरी। ठीक है, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, सेक्शन 13, 1 में, 2 में, 3 में, इसी को बोला है सर। एकदम सिंपल, समझ में आया ना सर सबको? बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो, where the contract is non-serverable and the buyer has accepted either the whole goods or any part thereof. Acceptance means acceptance as envisaged in section 72 of the Indian Contract Act 1872, where the fulfillment of any conditions or warranty is excused by law by reasons of impossibility or otherwise. Waiver of conditions, जैसे कि कंडीशंस कैसे कैसे वेव हो सकता है? वेव करना मतलब हटा लेना ना, कंडीशंस हटा लेना। कब कब हो सकता है? वॉलेंटरी वेवर, वॉलेंटरी कंडीशंस हटा लिया, मतलब वो खुद से ही हटा लिया। ठीक है, वॉलेंटरी वेवर। वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था वो नहीं किया। इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी, जैसे कि हमारे इस केस में हुआ। कंपल्सरी वेवर, नॉन सर्वरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना मुश्किल हो रहा है, या फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज बाई लॉ। ठीक है, कंडीशंस फुलफिल करने में तकलीफ हो रहा है बिकॉज लॉ में कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, ऐसा केसेस में कंडीशंस वेव हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बोल दिया वो बोल दिया, कुछ कारण के लिए वो हो सकता है कि नहीं अभी करंटली लीगल मैटर्स आ गया है तो हम लोग इस तरह का काम नहीं कर सकते। पहले मैं प्रोडक्ट का सप्लाई कर सकता था, लेकिन मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी मैं इसको सप्लाई नहीं कर सकता। तो इस तरह का कंडीशंस आ सकता है।
तो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस एक्सक्यूज बाय लॉ, कंपलसरी वेवर, नॉन सर्वरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो बोला गया है वो करना नामुमकिन लग रहा है, या फिर वॉलंटरी में जैसे वेव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी, जो हमारे इस केस में हम लोगों ने देखा। तो ये वेवर ऑफ कंडीशंस का ये जो चारों पॉइंट है प्लीज याद रखिएगा सर, कि क्या क्या चार कंडीशंस में कंडीशंस वेव किया जा सकता है। ओके सर, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 17 तक में इसके बारे में बता गया है सर, सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 17 तक, ठीक है। कंडीशंस एंड वारंटी मे बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब या तो बोलो, रिटन बोलो, ओरल बोलो, बट बोलो तो सही, समझ में आ रहा है सर? रिटन और ओरल, एक्सप्रेस करने का दो ही तरीका है, या तो बोलो, या तो ओरली बोलो, या तो रिटन लिख के बोलो, या फिर साइन लैंग्वेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओरल लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्रेस करना, एक एयरटेल का एक बड़ा फेमस एडवर्टाइजमेंट था 2004-5 नहीं 2007-8 के टाइम पे चलता था एयरटेल का, बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता था, बोलता था कि एयरटेल एक्सप्रेस योर सेल्फ। फिर एक बंगाली गाना होता था उसमें कि बोलता था कि মনের মানুষের এই জগতে মনের কথা खुलने वालों, ठीक है, मतलब वो बात ही तो करना है, तो सभी इंसान अपना दिल सब दिल वाले, ठीक है, तो दिल वाले दिल से बात करें। एक्सप्रेस, ओके, एक्सप्रेस याद रखना सर, ठीक है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मतलब लो मान लिया हमने, ठीक है। इम्प्लाइड मतलब क्या सर? लो मान लिया हमने। अब दिखते सर ये इम्प्लाइड और एक्सप्रेस में क्या डिफरेंस है और क्या इसको यूज कैसे करना है। कंडीशंस and warranties may be either express or implied. They are expressed when the terms of the contract expressly state them. They are implied when not being expressly provided for. Implied conditions are incorporated by law in the contract of sale. Express conditions are those which are agreed upon between the parties at the time of the contract and are expressly provided in the contract. एकदम एक दूसरे के साथ बात करके, मुंह में बोल के, लिख के, कहीं ना कहीं बोला गया है। implied conditions कैसे हो सकता है? on the other hand are those which are presumed by law to be present in the contract. मान लेंगे, वही मैं बोला ना, लो मान लिया हमने, ठीक है, हमें किसी से प्यार नहीं है, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि मुझे किसी से प्यार नहीं। अब कोई मानेगा कि नहीं मुझे सबसे प्यार है, तो मान लिया कि मुझे सबसे प्यार है। तो which are presumed by law to be present in contract. It should be noted that an implied conditions may be negated or waived by an express agreement. Following conditions are implied on a contract of sale of goods unless circumstances of the contract show different intention. मतलब इस कुछ कंडीशंस है जिसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इम्प्लाइड माना जाता है। इम्प्लाइड कंडीशंस जैसे कि इम्प्लाइड कंडीशंस क्या क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बात को ध्यान से समझिएगा। इम्प्लाइड कंडीशंस, शर्त इम्प्लाइड है, मान लिया, लो मान लिया हमने। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल। सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस। Condition as to description, sale by sample as well as by description. Condition as to merchantability, condition as to merchantability. कितना फर्क है सर एक एक का? फटाफट समझ लेते हैं ना सर, फटाफट एक एक कंडीशंस को डिस्कशंस कर लेते हैं। आई होप कोई सवाल नहीं रहेगा। सेक्शन 14 सबसेक्शन ए, कंडीशन एज टू टाइटल के बारे में क्या बोलता है सर? इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कंट्रारी, द फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ द पार्ट ऑफ द सेलर इज दैट in case of a sale he has a right to sell the goods. ये सिंपल बात है। in case of a sale he has a right to sell the goods and in case of an agreement to sell he will have right to sell the goods at the time when the property is to a pass. सर ये तो आप लोगों ने लास्ट हमारा प्रीवियस क्लास में सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के क्लास में आप लोग समझ गए थे कि एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या अब तुरंत ओनरशिप पास होता है? प्लीज मुझे थोड़ा बताइएगा। एग्रीमेंट टू सेल और सेल ऑफ नॉर्मल सेल में क्या फर्क है? सेल में ओनरशिप अभी के अभी पास हो जाएगा, बट एग्रीमेंट टू सेल पे क्या अभी के अभी हो सकता है? इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो सकता है सर? हाँ सर, फ्यूचर में ट्रांसफर, फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। थैंक यू सर, मतलब एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हाँ चलो आपके लिए बनेगा। से फॉर एग्जांपल हाँ बोलो बोलो सर, आवाज कट रहा है। आयन बोल रहा है लग रहा है। हायर परचेज, वेरी गुड सर, हायर परचेज, ऑब्वियसली हायर परचेज एग्रीमेंट टू सेल, वेरी गुड, ठीक है। हायर परचेज द टाइप ऑफ एग्रीमेंट टू सेल कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हो जाता। या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी तो एग्रीमेंट टू सेल में आएगा। ये जो फार्म बिल के ऊपर जो बात हो रहा था, अभी तो सब कोविड में भूल गया हम लोग, अभी कोविड वेव इतना आ गया, नहीं तो बहुत बवाल मचा था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो जो बंदा बोल रहे कि भाई आपके खेती में जो बनेगा वो मेरा है, लेकिन जब तक वो बन के
नहीं आएगा तब तक तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता ना, कि खेत में 3 महीना लगेगा इसका चावल बनने में, गेहूं बनने में, वट एवर विद द प्रोडक्ट, मैंगोज बना या फिर जो भी, मैंगोज हो, पैडी हो, व्हीट हो, वट एवर विद द प्रोडक्ट, टाइम लगेगा, 2 महीना 3 महीना टाइम लगता है। तो जब बनेगा उसके बाद ट्रांसफर होगा। या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई भी काम, आप टेलर में जाते हो, या फिर टेलर में जाके आप बोलते हो कि मेरा ये ड्रेस जो है इसको बना के दो, ठीक है, तो आपको एक टाइम देता है कि उस टाइम के बाद आपको जाके वो उसको डिलीवरी करता है, ठीक है। किसी को ब्लेजर सिलवाना है, किसी को लहंगा सिलवाना है, वट एवर जिसका जो डिमांड है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एग्रीमेंट टू सेल है कि भाई 5 दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा। एक कंपनी का नाम याद आ गया ये एग्रीमेंट टू सेल बोलने में। आप लोग इस कंपनी का नाम सुने हो सर? बताना सर, लड़की लोग ज़रूर जानोगे, लड़का लोगों को भी जानना चाहिए। ज़ारा, नाम सुने कि नहीं सुने? है दादा। हाँ, क्या कंपनी है ये? फैशन कंपनी है? है इंटरनेशनल, इंडिया का कंपनी है कि बाहर का? इंटरनेशनल, बाहर है। बाहर का कंपनी है ज़ारा, मोस्ट प्रोबली यूएस का। मुझे नहीं पता इसका साइट है कि नहीं, बट आई थिंक यही है, ज़ारा। साइट আছে। यस, ज़ारा। इस कंपनी का कॉन्सेप्ट जानते हो? ये एक्चुअली एग्रीमेंट टू सेल का ही कॉन्सेप्ट में अपना बिजनेस को बनाया है। इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली किसी को भी कोई प्रोडक्ट का ज़रूरत होता था, जैसे कि टेलरिंग का अगर मैं बात करूं, अगर मैं टेलरिंग का ही बात करूं, तो टेलरिंग में क्या होता है, जैसे आप पर आप देख सकते हो गर्ल, बॉय, बेबी बॉय, आई डोंट नो ये कौन सा साइट में आ गए, बट जैकेट्स थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ बनाया। इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इनका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आपको ये वन डे डिलीवरी कॉन्सेप्ट में काम करता था। मतलब आपको अगर आप एक दिन पहले भी उनको ऑर्डर करोगे ना, तो आपको 1 डे में वो डिलीवरी करके देगा। इसी कॉन्सेप्ट एक ज़्यादा एक टेलरिंग बिजनेस है। हमारे यहाँ पर आजकल लोग टेलरिंग बिजनेस करने में क्या करते हैं सर, शर्माते हैं, टेलर का काम करना छोटा समझते हैं, है ना सर। इसीलिए क्या हो रहा है ना, जो आसपास में जो छोटा छोटा टेलर हुआ करता था वो सब आजकल दिखता नहीं है, सब बड़े बड़े कंपनीज ले लिया, ठीक है। टेलर को नौकरी मिल रहा है, जो पहले सेल्फ एम्प्लॉयड था वो अभी नौकरी कर रहा है दूसरे के दुकान में, कभी बिग बाजार में देखोगे, कभी पैंटालून्स में देखोगे। बट एक टाइम पे वो लोग अपने ही जगह में बड़ा टेलर हुआ करता था, बट एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ, वो लोग अपने काम पे भरोसा उठा लिए, ठीक है। इवन टेलर का बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ है पहले, एक बहुत अच्छा, फिर से कुछ कुछ एरिया में बना है, बट एक जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना था टेलर के बिजनेस का, वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जो बड़े कंपनीज है वो फैशनेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनका काम लिए। तो टेलर का बिजनेस में कॉन्सेप्ट ये कि आप क्या करते थे ना, आप लहंगा ऑर्डर करते थे, आपका दीदी का शादी है, दीदी का शादी के लास्ट दिन पहले भी डिलीवरी नहीं मिलता। तो ज़रा एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट को वो जानता है कि कोई इंसान कोई भी चीज़ को ऑर्डर देते हैं तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, तो इस इंतज़ार को ख़त्म करने का काम किया। तो दुनिया भर में से जो भी फेमस फेमस टेलर्स हैं, जो एक्सपर्ट टेलर्स हैं, उनको एक्सपर्टाइज सिखाया और फटाफट बोला कि भाई आप आओ और बेसिकली क्या करो, आप आओ और फटाफट चीज़ें बनाओ और लोगों का ऑर्डर डिलीवरी करो। ऐसे देख, ये ज़ारा जो टेक्नोलॉजी, मतलब जिस तरह का बिजनेस मेथोडोलॉजी यूज़ किया ना, आई डोंट नो, कभी ज़ारा का केस स्टडीज पढ़े ना, समझ में आएगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट ज़ारा ने यूज़ किया कि जो उसको ना एक अलग स्टैंड आउट कॉन्सेप्ट में रख दिया, और यही कॉन्सेप्ट ज़ारा को ज़ारा बनाया इंटरनेशनली। मतलब एकदम आज ऑर्डर कल आपका प्रोडक्ट रेडी हो के कल या परसों, मतलब जो बोलता है वो करता था। तो ये तरह का कंडीशंस पे हमेशा अपने आप को ये रखा है, इसीलिए ज़ारा ब्रांड बना है। तो ये सब इसलिए याद आ गया, सब बोल दिया सर, ठीक है। तो जो भी हो, आगे बढ़ते हैं ना। कंडीशन एज टू टाइटल पे, इन सिंपल वर्ड द कंडीशन इम्प्लाइड इज दैट द सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। If the seller title turns out to be defective, the buyer must return the goods to the true owner and recover the price from the seller. A purchased a tractor from B and who had no title to it. A ने B के पास से एक ट्रैक्टर खरीदा, बट इसके लिए ए ने ट्रैक्टर खरीदा बी से, बट बी के पास इसका ओनरशिप नहीं था, वो किसी दूसरे का ट्रैक्टर दे दिया। आफ्टर 2 months द ट्रू ओनर स्पॉटेड द ट्रैक्टर एंड डिमांडेड इट फ्रॉम ए, held that A was bound to hand over the tractor to its true owner and that A could be should be the seller without title for the recovery of the purchase price। बदमाशी चल रहा था, जो चीज़ मेरा नहीं है हम किसी और को कैसे बेच दूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कंडेंस मिल का एक बहुत अच्छा कॉपीराइट का एक एग्जांपल्स है, केस स्टडीज है, देखो। बोलते ही वे सेल्स बी टीन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क लेवल्ड CDF ब्रांड, तो ये कोई फेमस ब्रांड है, ठीक है, मान के चलते हैं। एंड दिस इज प्रूव टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एन कंपनीज ट्रेडमार्क, मतलब ये जो CDF ब्रांड है ये कोई एन कंपनी का ट्रेडमार्क है। इट विल बी ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस, ये कंडीशन इम्प्लाइड है, ठीक है, दैट ए हैड द राइट टू सेल
A had the right to sell, B in such a case will be entitled to reject the goods or take off the labels and claim damages for the reduced value. If the seller has no title and the buyer has to take over the goods to the true owner, he will be entitled to refund the price. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए कंडेंस मिल्क बेच सकता है, बी ए सेल कर सकता है बी को कंडेंस मिल्क, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने रॉन्ग ब्रांड यूज किया सर, आपने रॉन्ग ब्रांड मतलब आप ब्रांडेड कॉपीराइट को इन्फ्रिंजमेंट किया, वायलेट किया. इन्फ्रिंजमेंट करना मतलब वायलेट करना. प्रूव टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एन कंपनीज ट्रेडमार्क. इट विल बी अ ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयड कंडीशंस. ये इसके लिए अलग से बोलने का जरूरत नहीं है, ये एम्प्लॉयड है. दैट ए हैड द राइट टू सेल, बी सच a case will be entitled to reject the goods or to take off the labels and claim damages for the reduced value. If the seller has no title and the buyer has to make over the goods to the true owner, he will be entitled to the refund of the price. तो बेसिकली अगर ऐसा कोई किसी के साथ करता है तो इसका पूरा का पूरा डैमेज क्लेम हो सकता है, जो इम्प्लाइड है, जो शायद बोल के नहीं रखेगा, मतलब एज पर कंडीशन एज टू टाइटल. ये टाइटल का कंडीशन था कि आप अपना प्रोडक्ट अपने ब्रांड पे बेचो, दूसरे का ब्रांड को क्यों डुप्लीकेसी कर रहे हो. ठीक है, दम है तो अपना चीज खुद बेचो ना, दूसरे का ब्रांड को कॉपी करके क्यों कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट क्यों करोगे सर. सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15 बताता है, पर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स सेल कोरेस्पोंडेंट विद डिस्क्रिप्शंस. जैसे डिस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होता है तो आप उस पर केस कर सकते हो. दिस रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीज, यू कैनॉट कॉम्पेल द बायर्स टू टेक बीन्स. आप पीस बोले हो तो पीस ही देना पड़ेगा, बीन्स नहीं दे सकते. बात समझेगी ना, अगर पीस बोले हो तो पीस दो, बीन्स ना दे. द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स व्हिच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स. Thus, it has to be determined whether the buyer has undertaken to purchase the goods by their description. That is, whether the description was essential for identifying the goods, where the buyer had, मतलब description के हिसाब से आपको काम करना चाहिए. मतलब जो आप बोल के रख रहे हो आपको उसी हिसाब से सेल करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप बोल के कुछ रखोगे और सेल कुछ और करोगे, ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, सेम है बोल के बेच देना ये अच्छा बात नहीं है. इफ दैट इज रिक्वायर्ड एंड द गुड्स टेंडर्ड टू डू नॉट कोरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, इट वुड बी ब्रीच ऑफ कंडीशंस एंटाइटल द बायर टू रिजेक्ट द गुड्स. ऐसे कॉन्सेप्ट में बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, बायर के पास इतना पावर आ जाता है. A at कोलकाता सेल्स टू बी 12 bags of waste silk. ठीक है, सिल्क वेस्ट सिल्क का भी वैल्यू होता है सर, जो वेस्ट है, ऑन इट्स वे फ्रॉम मुर्शिदाबाद. मुर्शिदाबाद इज नोन फॉर देयर सिल्क वर्क एंड कपड़ा वगैरह के लिए मुर्शिदाबाद बड़ा फेमस है सर. वहाँ पर जो स्पेशली मुगल पीरियड में बना था, वहाँ पर जो वर्कर्स है वो वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से बनाने को उनको पता था. मुगल घराना में स्पेशली वो सब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ था. तो मतलब एक एक बात में एक कहानी बन सकता है. ठीक है, A at Kolkata sells to B 12 bags of waste silk on its way from Murshidabad to Kolkata. There is an implied condition that the silk shall be such as is known to the market as waste silk. If it is not, B is entitled to reject the goods. अगर वेस्ट सिल्क का बात हुआ था तो वेस्ट सिल्क ही होना चाहिए. हाँ सर बोलो, कुछ कहना चाहते हैं कोई? बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? हेलो, ओके, किसी को कोई सवाल था क्या? मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो, Yes, sir. I asked. ठीक है. तो ये था, मतलब जैसे आप बोल रहे हो आपको वैसा करना पड़ेगा. ठीक है, एग्जाम्पल 7, ए शिप वॉज कॉन्ट्रैक्टेड टू सोल्ड एज कॉपर फर्स्ट एंड वेसल्स, बट एक्चुअली इट वॉज ओनली पार्टली कॉपर फर्स्ट एंड. ठीक है, एक शिप कॉन्ट्रैक्टेड टू बी सोल्ड, बेचने का काम कर रहा है शिप. ठीक है, जहाज. held that goods did not correspond to description and could be returned, or if buyer took the goods he could claim damages for breach. अगर वो लेता है फिर वो ब्रिज के लिए ऑब्वियसली बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर ब्रिज हुआ है. ठीक है, जैसे द एक्ट however does not define descriptions. ठीक है, द एक्ट however does not define description. जैसे कि descriptions के बारे में ज़्यादा नहीं बोला एक्ट, पर where the class or kind to which the goods belong has been specified. For example, Egyptian cotton, Java sugar, etc. And where the goods have been described by certain characteristic essential to their identification. For example, jute bales of specified shipment, steel of specified dimension, etc. If may not be noted that the description in these cases assume that from form of a statement or representations as regard the identity of particular goods by reference to the place of origin or made of packing, etc.
whether or not such statement or representation is essential to the identity of the goods is a questions of fact depending in each case on the construction of the contract. जैसे सिंपल बात है कि अगर किसी का ऑर्डर इजिप्टियन कॉटन का बोल के है, ठीक है, अगर बात सिंपल कॉटन का है तो ठीक है, लेकिन अगर एकदम इजिप्टियन कॉटन के बीच लिए है तो फिर आपको ऐसा मेंशन करना चाहिए। लेकिन उसके लिए काम कितना हार्म हो रहा है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था ना, आपने किसी को क्या बोलते हैं सर, एक सिंपल बताते हैं सर, आपने वो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हम लोग उसको हिंदी में बंगाली में खजूर बोलते हैं, डेट्स, डेट्स होता है ना सर। अच्छा अच्छा, डेट्स कहाँ मिलता है बोले तो, खजूर, हाँ सर, सऊदी। सऊदी में मिलता है। सपोज मानो आपने किसी के साथ किसी का ऑर्डर दिया कि भाई मुझे सऊदी का खजूर ला के देना, ठीक है। अब सऊदी, आप कोई बोला था नहीं मुझे अरब से ही ला के देना, ठीक है। अब सऊदी अरब में वैसे यूनाइटेड अरब अलग होता है, बहरीन अलग है, कतर अलग है, ये अलग है, तो ठीक है। तो ऐसे केसेस में कॉन्सेप्ट देखा जाएगा कि सपोज मानो आपने बोला था कि अरब से लाना, तो वो ला के दिया आपको सीरिया से, या फिर वो ला के दिया आपको इजिप्ट से। तो इसमें देखना पड़ेगा कि अब कौन पहचानने जाएगा कि कहाँ से लाया है, तो क्वालिटी में कितना डिफर कर रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। वो बोला था शायद, अब उसके लिए कितना हार्म हो रहा है वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस है। लेकिन अगर एकदम वही का चीज़ चाहिए, बोला था बट उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपका जो रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हुआ है, इन दैट केस इस पे केस नहीं बनेगा, अदरवाइज केस बन सकता है, ठीक है। अलग जगह का ब्रांड के अलग कारण क्वालिटी डिफर करेगा, बट अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो इन दैट केस उसको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो ये थोड़ा मोटा कुछ मैटर, ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट टू कॉन्सेप्ट है, मतलब एज पर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सेल बाय सैंपल भी हो सकता है, सेक्शन 17। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द बल्क सेल कोरेस्पॉन्ड विद सैंपल इन क्वालिटी। जैसे कि इन केस ऑफ ए सेल बाय सैंपल ऑफ 2 parcel ऑफ व्हीट, द सेलर अलाउड द बायर एंड इंस्पेक्शन ऑफ द स्मॉलर parcel बट नॉट द लार्जर parcel। मतलब स्मॉलर parcel में एक सैंपल दिखाया और लार्जर parcel में कुछ और दे दिया। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द बायर वाज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू टेक द parcel ऑफ व्हीट। मतलब आप छोटा में दिखाया कुछ और बड़ा में आपने भेजा कुछ, ये अच्छा बात नहीं है। तो सेल बाय सैंपल के केस में भी अगर जो आपने सैंपल बोला था अगर सैंपल मैच नहीं करता है तो आप ऑब्वियसली उसको रिपुडिएट या रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एकदम सर। एक कंपनी सोल्ड certain shoes made of special sold by sample for the French army, okay, sample for the French army. The shoes were found to contain paper not discoverable by ordinary inscriptions. Ordinary inspections में ये नहीं मिला। Here the buyer was entitled to the refund of the price plus damages. जैसे बोला गया था वैसा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली डैमेज क्लेम हो सकता है। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15 कहता है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, दोनों एक साथ आपको बोल रहा है, सैंपल भी डिस्क्रिप्शन भी। A agreed with B to sell certain oil described as refined sunflower oil. Okay, A agreed with B to sell certain oil described as refined sunflower oil, warranted only equal to sample. The goods tendered were equal to sample, but it contained a mixture of hemp oil. मतलब सनफ्लावर के साथ हेम्प ऑयल मिक्स कर दिया। बी कैन रिजेक्ट द गुड्स, बी कैन रिजेक्ट द गुड्स। आपने बोला था सनफ्लावर देगा लेकिन आपने क्या दिया, हेम्प दिया। आजकल हमारे इंडियन मार्केट में अभी थोड़ा सा कम हुआ है, बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो क्या एक तेल होता है सर, वो पाम ऑयल जानते हो सर, पाम ऑयल समझते हो ना, पाम ट्री से बनता है सर, बड़ा सस्ता होता है, इंडोनेशिया से बनता है पाम तेल। ये बेसिकली इंडोनेशियन एरियाज में बहुत ज़्यादा हम लोग परचेज करते हैं, तो ये बड़ा सस्ता है, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हार्ट, बहुत ख़राब है सर। एक्चुअली तेल जो होता है ना तो हार्ट को ब्लॉक करता है, पाम तेल हार्ट को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो लेकिन इंडिया में इसका अच्छा बिजनेस चल रहा था, बिकॉज वो इंडिया क्या कर रहा था, वो इंडोनेशिया से परचेस करके पाम को ला रहा था और फिर उसको, ये अब एक बहुत फेमस कंपनी है जो इस बिज़नेस के लिए बड़ा फेमस हुआ था। तो सर हेल्थ के साथ बिज़नेस का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए मैं हेल्थ और बिज़नेस को कनेक्ट नहीं करना चाहता। रुचि सोया बोल के एक कंपनी है, आप लोग न्यूट्रेला सोया खाए हो सर, न्यूट्रेला का सोया चंक्स वगैरह यूज़ करते हो ना? हाँ दादा। हाँ, यही है, ये रुचि सोया इसी का कंपनी है, ठीक है। रुचि सोया शेयर प्राइस देखते हैं सर, ये बिजनेस को देखो सर थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये रुचि सोया, इसका बिजनेस पूरा कंप्लीटली खराब हालत हो गया था, बिकॉज वो इंडिया करेंटली पाम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद किया है, सॉरी इंपोर्ट बंद कर दिया है इंडोनेशिया के साथ, इसलिए थोड़ा रिलेशंस भी थोड़ा गड़बड़ हुआ है, बिकॉज उनका बिजनेस खराब हो गया है।
तो इसका मैक्सिमम बिजनेस यही करता था। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, देख रहे हो सर, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, बट करेंटली एक्वायर्ड बाय पतंजलि आयुर्वेद। 2019 का केस है, ठीक है। तो 2019 में थोड़ा ध्यान दो, जैसे ही पतंजलि आयुर्वेद ने स्टॉक को ना, इसका बिजनेस बहुत खराब हो रहा था, पतंजलि ने खरीदा और फिर इसका स्टॉक प्राइस करीब 1500 में आसपास में पहुंच गया था, ठीक है। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी 500 का स्टॉक 1500 के आसपास, वो भी मतलब विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स, फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स में 1000 से भी ज़्यादा हो गया था स्टॉक। इसके पीछे दूसरा कहानी है, कुछ फंडामेंटल्स एरिया है, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स बिकॉज वो शेयर मार्केट में बोल सकता हूँ मैं। बस इतना मैं आपको ट्रेंड बता सकता हूँ कि इतना जल्दी बढ़ गया था, बट उसके बाद धीरे धीरे इसको फ्रीज कर दिया गया और फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अभी इसका स्टॉक प्राइस मोटा मोटी अभी बिजनेस में आ गया है ठीक ठाक, तो ठीक ठाक बिजनेस कर रहा है, बट स्टिल इसका फाइनेंशियल्स नॉट गुड सर। मैं आपको इसका फाइनेंशियल दिखाऊं, एक मिनट रुको। अब इसका फाइनेंशियल चेक करोगे ना, देख सकते हो, ये देखो सर, नेट इनकम का हालत देख सकते हो, बिजनेस का हालत बहुत खराब हो गया था, बट हाँ रिसेंटली ये देखो सर, रेवेन्यू अप हुआ है 20%, बट नेट इनकम स्टिल माइनस पे है, प्रॉफिट मार्जिन माइनस पे है, बट रिसेंट ऑपरेटिंग इनकम में ग्रोथ हुआ है। तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इंडिया में क्या चल रहा था कि ये पाम तेल को लाके सरसों तेल के साथ मिक्स करके बेच रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, सरसों तेल का क्वालिटी नष्ट हो रहा था। आपको पैकेज में क्या दिखा रहा है, मास्टर्ड ऑयल, पैकेज में क्या है, मास्टर्ड, बट मास्टर्ड नहीं है सर, बोल रहा है मास्टर्ड, बट मास्टर्ड के साथ क्या है, पाम तेल है, दोनों को मिक्स करके मार्केट में सेल कर रहा है। जहाँ पर सरसों तेल 150 रुपीज़ लीटर है या 145 लीटर है, यहाँ पर जो पाम तेल मिक्स्ड है वो 80-90 रुपीज़ लीटर है, समझ रहे हो सर। 100 रुपीज़ लीटर है तो भी तो 50 रुपया 45 रुपया सस्ता पड़ता है ना। तो पब्लिक है ना इंडिया में जो सस्ता के लिए पागल होते हैं, हैं, थोड़ा सा सस्ता कहीं दिख गया एकदम पागलपंती चालू। पता नहीं करना है, ऑडिट भी नहीं करना है, चेक भी नहीं करना है कि भाई क्यों सस्ता है, सरसों तेल क्यों नहीं सस्ता हो सकता। अब इसको क्यों कैसे दोष दे सर इंडियंस को, बिकॉज अभी उस लेवल का एजुकेशन किसी के पास है ही नहीं, मतलब वो शिक्षा का जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए था ना, डिग्री वाले लोग तो और ज़्यादा करते हैं, मतलब डिग्री और शिक्षा में फ़र्क है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पता करने के लिए जो दिमाग चाहिए वो दिमाग लगाते ही नहीं है, जो भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, क्लियर हुआ ना। Yes, sir. थैंक यू सर। Condition as to quality of fitness, condition as to quality or fitness, there is no implied condition as to the quality or fitness of the goods sold for any particular purpose. However, the condition as to reasonable fitness of goods for a particular purpose may be implied if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase and replied upon the skill and judgment of the seller to select the best goods. ये सेलर का जजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर आपके अंदर स्किल नहीं है कि कौन सा है सरसों तेल और कौन सा है मिक्स्ड, सरसों और पाम तेल मिक्स्ड है, मतलब मास्टर्ड ऑयल एंड पाम तेल मिक्स्ड अप है, इट्स फुल्ली आपका प्रॉब्लम है सर, ठीक है। तो सेलर को भी सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी फिटनेस चेक करना चाहिए, नहीं तो यही इसीलिए तो किसी भी चीज़ का बिजनेस करो, किसी भी प्रोफेशन सेट करो, ग्राउंड लेवल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ हो जाते जानते हो, आजकल का यूथ ना बिजनेस करना चाहता है, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, यूथ रियली वांट, यूथ चाहते हैं कि वो बिजनेस करे, ठीक है, बट इनका प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है बोले तो, इनका प्रॉब्लम हो जा रहा है ना, ये ग्राउंड लेवल में जाके मेहनत नहीं करना चाहता, वो सिर्फ मार्जिन देखता है बट ग्राउंड रियलिटी नहीं देखना चाहता। कोई भी काम करो सर, कोई भी, अगर तेल का धंधा करना चाहते हो तेल का धंधा करो, सैलून का बिजनेस करोगे वो करो, टीचिंग फील्ड में आओगे वो करो, जो बिजनेस जो प्रोफेशन सेट करना चाहते हो, टैक्स कंसल्टेंट बनोगे, अकाउंटेंट कंसल्टेंट बनोगे, वॉट एवर यू वांट टू बी वो बनो, बन सकते हो आप। क्वालिटी पोटेंशियलिटी सब में है, इंसान नहीं कर पाएगा तो कौन कर पाएगा। इससे अच्छा तो फिर शेर को जंगल से लाओ, उसको बोलो वो सीख जाए 2 दिन बाद, ठीक है। बट प्रॉब्लम है कि ग्राउंड लेवल में जाके जो मेहनत करना होता है ना, वो मेहनत करने से आधे से ज़्यादा लोग डर जाते हैं, ठीक है। इसलिए स्किल कॉम्पिटेंस पहले बनाओ सर, ठीक है, सिर्फ हवा में और कुछ यूट्यूब वीडियोज से नहीं बन सकता। यूट्यूब वीडियोज देखो, इंस्पिरेशन लो, बट क्या है ना, मैं देखता हूँ आजकल आधा से ज़्यादा टाइम तो लोग सिर्फ यूट्यूब में वीडियोज ही देख रहा है, क्या कर रहा है रे, हाँ नहीं सर एक बहुत अच्छा है आप देखो, नहीं दादा बहुत अच्छा है आप देखो। अब मैं तो देखते देखते तो तुम लोग भी बूढ़ा हो जाते हो, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख के थोड़ी ना कुछ बनेगा। मतलब यूट्यूब वीडियोस में क्या हो रहा है ना, मतलब लोग जिंदगी भर का, मतलब यूट्यूब वीडियोस इज वेरी पॉजिटिव इन लॉट्स ऑफ केसेस, वो आपको बहुत पॉजिटिव पावर दे सकता है, बट इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर
आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ना, बिकॉज अल्टीमेटली नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके बिजली जलता है। वो इतना पॉजिटिविटी देता है कि आपके अंदर बिजली जलता ही नहीं है, क्योंकि आप कभी डाउन फील करोगे तब ना। इसलिए ग्राउंड रियलिटी के साथ भी आपको मैच होना जरूरी है, जो सिर्फ यूट्यूब वीडियो से नहीं हो सकता। मैं देखता हूँ सर, यूथ के साथ बात करता रहता हूँ ना, मैं सुनता रहता हूँ किसके मन में क्या चल रहा है। मैक्सिमम नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस आइडियाज, करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, अरे ठीक है बनो, बट व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी मिसिंग। ग्राउंड रियलिटी मिसिंग है। कुछ करने बोलो तो ग्राउंड में जाना पड़ेगा, रास्ते में उतरना पड़ेगा, एकदम हार्डकोर रियलिटी चेक करना पड़ेगा। मिसिंग, सिर्फ हवा में उड़ता रहता है, नहीं ये कर लूंगा वो कर लूंगा हो जाएगा, इतना व्यूअर्स इतना, अरे सर हब होगा बट ग्राउंड रियलिटी जो भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड, बस और कुछ नहीं। तो ठीक है सर, परचेज एंड रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर टू सिलेक्ट द बेस्ट गुड्स एंड सेलर हैज ऑर्डिनरीली बीन डीलिंग इन दोज गुड्स, द इम्प्लाइड कंडीशंस विल नॉट अप्लाई इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड अंडर अ ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम। ठीक है, देयर इज इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ व्हाट पार्ट ऑफ द सेलर ऑफ द गुड्स सप्लाइड इन द रीजनेबली। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ए बॉट ए सेट ऑफ फॉल्स टीथ, अरे बाप रे बूढ़ा हो गए सर हम लोग भी, आप लोग नहीं मैं हो गया थोड़ा, चलो। ए बॉट सेट ऑफ फॉल्स टीथ फ्रॉम बी अ डेंटिस्ट, बट द सेट वाज नॉट फिट फॉर हिज माउथ। ए रिजेक्टेड द सेट ऑफ टीथ एंड क्लेम द रिफंड ऑफ प्राइस। इट वाज हेल्ड दैट he was entitled to do so as the only purpose of which is wanted to set the teeth was not fulfilled। हो सकता है। A went to B shop and asked for a merit saving machine, okay, B gave the same and the A paid the price. A relied on the trade name of the machines rather than on the skill and judgment of the seller B. In this case, there is no implied condition as to the fitness of the machines for buyer's particular purpose। अब बात को समझना सर, मतलब वो बोला था कि मेरिट स्विंग मशीन चाहिए, वो एक ब्रांड है, ओके, मेरिट स्विंग मशीन चाहिए जो ब्रांड है, बट वो मेरिट के बदले कोई और दे दिया, वो सेलर का स्किल एंड जजमेंट में भरोसा कर लिया। तो बोलते कि रिलाइड ऑन द ट्रेड नेम ऑफ द मशीन रादर देन ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर बी। इन दिस केस देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द फिटनेस ऑफ द मशीन्स फॉर बायर्स पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, तो पर्टिकुलर पर्पस अगर फिटनेस के साथ जा रहा है तो इट्स ओके, रिलाइड ऑन ट्रेड नेम। आप ट्रेड नेम में भी रिलाइड हो सकते हो कि भाई मुझे मेरिट स्विंग मशीन ही चाहिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, इट्स ओके, हो सकता है। ठीक है, तो ये वेंट टू बी asked for merit sewing machines, B gave A the same and A paid the price. A relied on the trade name for the machine rather than on skill and judgment of the seller B। मतलब B अगर कोई और बेटर प्रोडक्ट दे सकता था उस पर वो जजमेंट नहीं किया। इन दिस केस देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू फिटनेस ऑफ द मशीन्स। मतलब इस केस में मतलब B आके A को ये नहीं बोल सकते कि मशीन्स खराब निकला या जो भी हो, बिकॉज यहाँ पर A B को कुछ पूछा ही नहीं कि मशीन्स अच्छा होगा क्या होगा नहीं होगा, बिकॉज A B के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया, वो ब्रांड पे भरोसा किया, सेलर के जजमेंट पे भरोसा नहीं किया। सेलर ऐसा बोलता है ना कि दादा आप मेरिट क्यों ले रहे हो, आप दूसरा लो। जैसे हम लोग फैन खरीदने जाते थे तो ऐसे बोलता था ना, अरे अभी आप उषा क्यों लोगे, आप पोलर का फैन ले लो या खैतान ले लो, ठीक है खैतान अच्छा जाएगा। मतलब सेलर के जजमेंट पे भरोसा करने से अच्छा है कि मैं ब्रांड पे भरोसा करूँ, ये डिपेंड करता है। तो ऐसा केसेस में सर इम्प्लाइड कंडीशंस मिस हो जाते हैं, ऐसा केसेस में इम्प्लाइड कंडीशंस मिस हो जाते हैं। लेकिन अगर सेलर पे भरोसा करके हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना दादा आप जो अच्छा लगे वो मुझे दो, ठीक है, इन दैट केस अच्छा लगे ठीक है, लेकिन कंडीशंस बना के हो सकता है, अगर कंडीशन टूटता है तो आप सेलर को आके बोल सकते हो कि दादा आपने बोला था ये अच्छा रहेगा पर ये तो अच्छा हुआ नहीं। आप लोगों को बात समझ में आया सर? एग्जाम्पल 12। हाँ सर, कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, yes condition as to merchantability section 16 subsection 2, where goods are bought by description from a seller who deals in goods of that descriptions, where he is the manufacturer or producer or not, there is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality। goods बेचने लायक होना चाहिए। goods should be bought by description, the seller should be a dealer in goods of that descriptions, provided that if the buyer has examined the goods there shall be no implied conditions as regards defects which such examination ought to have revealed। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको क्लैरिटी कर देगा। इफ ए पर्सन ऑर्डर ए मोटर हॉर्न्स, क्या ऑर्डर किया सर? अरे सर मोटर गाड़ी में वो पैपू पैपू चलता रहता ना मोटर हॉर्न, ठीक है पैपू पैपू इस तरह का। इफ ए पर्सन ऑर्डर्स मोटर हॉर्न्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हॉर्न्स एंड द हॉर्न सप्लाइड आर स्क्रैच्ड एंड डैमेज्ड owing to bad packing, he is entitled to reject them as unmerchantable। मतलब ये बेचने लायक था ही नहीं। जैसे फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर किए और फ्लिपकार्ट आपको कोई टूटा फूटा चीज देगा तो आप ले लोगे क्या? हाँ सर, फ्लिपकार्ट अमेजन में कुछ ऑर्डर किए और वो आपको टूटा फूटा चीज देगा तो आप ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे? ना सर, ना सर।
Simple. He bought a black velvet cloth from sea and found it to be damaged by white ants. Hailed the conditions as to merchantability was broken, something like that. Condition as to wholesomeness. Condition as to wholesomeness. Wholesomeness मतलब क्या है? A supplied F with milk. The milk contained typhoid germs. Typhoid germs. ऐसे germs virus सुनने से ही डर लग जाता है. F's wife consumed the milk and was infected and died. Held there was a breach of conditions as to fitness and A was liable to pay damages. जैसे कि वो इसका एक केस हुआ था ना सर, वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ही पड़े थे मोस्ट प्रोबेबली. वो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए क्या था, वो क्या नाम था कंपनी का, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. वो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इन्फ्लुएंजा वायरस जब मार्केट में आया था ना 18 समथिंग में, उस टाइम पे वो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बोला था कि ये कार्बोलिक स्मोक बॉल यूज़ करो और आपको इन्फ्लुएंजा कभी अटैक ही नहीं कर सकता. याद है सर, हम लोग क्लास में पढ़े थे कार्बोलिक स्मोक बॉल. ये देखो पेपर में भी आया था, कार्बोलिक स्मोक बॉल एकदम पेपर में दिया था कि अगर किसी को भी कार्बोलिक स्मोक बॉल लेने के बाद भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा होता है, ये कंपनी ने दावा किया था कि उसको 100 पाउंड देगा. उसके बाद तो फिर अपना अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड को भी बढ़ाया था, 200 पाउंड देगा. फिर एक बंदा, एक औरत थे, क्या नाम था सर, याद है आपको? वो लेडी का नाम क्या था, किसी को याद आ रहा है क्या? ये लेडी का क्या नाम था? यही है लेडी जिसको यहाँ पर इमेज में देख रहे हो. बोलो सर, कोई तो बोलो. कार्बोलिक स्मोक बॉल वर्सेस, अरे बोलो सर, कार्लाइल. हाँ सर, कार्बोलिक स्मोक बॉल वर्सेस कार्लाइल. ठीक है, तो ये मिसेस कार्लाइल को हो गया था, मिसेस कार्लाइल को हो गया था. यार याद आया कि नहीं आया? है ना सर. कोई कोई तो सर ऐसा भी थ्योरीज दे रहा है, ये चलो सर, ये वायरस ये सब के बारे में बोला तो ऐसा भी बोल रहा है कि ये जो इंडिया में जो जो म्यूटेंट हो गया ना सर, ये कोरोना वायरस, ऐसा भी कोई कोई एनालिस्ट बता रहे हैं कि ये हो सकता है. हो सकता है, मैं किसी को डराने के लिए इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है. आप लोग भी थोड़ा खबर कर सकते हो. कोई कोई ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये वायरस इसलिए म्यूटेंट हो गया क्योंकि वो जब से वो क्या बोलते हैं सर, ये इंजेक्शन मिल रहा है ना सबको, वो मतलब एंटीवायरस. तो एंटीवायरस अपनी बॉडी में जब हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो वायरस उसके अंदर जाके ना अपने अपने आप को और थोड़ा नया मतलब न्यू वे से अपने आप को फिर से म्यूटेंट कर रहा है. इसके ऊपर डिपेंड करके ना वो एक अलग ही रूप ले रहा है. और हो सकता है कि इंडिया में जो सेकेंड वेव आया है ना, इस पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हो सकता है कि वो मतलब वो म्यूटेंट वायरस इसलिए हुआ है बिकॉज वो अपने आप को फिर से चेंज किया है एज पर नीड, तो उसमें वो और थोड़ा भयंकर टाइप का असर डाल रहा है. तो हो सकता है कि ज़्यादा एंटीवायरस लेने के कारण भी इसका प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा भी कोई कोई एनालिसिस बोल रहा है. बिकॉज ये तो कोई प्रॉपर वायरस एंटी मतलब ये नहीं है ना, ये तो प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, ये तो बस एक सील्ड क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है. तो हो सकता है कि ये बॉडी के अंदर वो प्रॉपर सील्ड क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है, या फिर वायरस जो है उसके अंदर जाके अपने आप को म्यूटेंट कर रहा है और फिर एक न्यू वे में बाहर में आ रहा है. जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में हम लोग देखते थे, याद है सर? ऐसा हॉलीवुड मूवीज़ में मैं सुनता था म्यूटेंट हो रहा है समथिंग लाइक दैट. तो पता नहीं सही गलत, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ रिसर्चर, बट ठीक है सर. तो इस तरह से हो सकता है होलसमनेस. ठीक है, तो जो भी बात है उसको होलसमनेस में होना चाहिए. तो ये हो गया सर इम्प्लाइड कंडीशंस का सारा एरिया. समझ में आ गया सर? इम्प्लाइड कंडीशन समझ में आया सर? सब चीज़ का डिटेल्स डिस्कशंस कर लिए. बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. सिमिलरली जैसे इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़े, उसी तरह सिमिलरली इम्प्लाइड वारंटीज भी है. ठीक है, it is a warranty which the law implies into contract of sale. In other words, it is the stipulation which has not been included in the contract of sale in express words, but the law presumes that the parties have incorporated into their contract. It will be interesting to know that implied warranties are read into every contract of sale unless they are expressly excluded by the express agreement of the parties. These may also exclude by the course of dealings between the parties or by uses of trade. Section 62 बताते हैं warranty as to undistributed possessions, warranty as to quality or fitness by uses of trade, warranty as to non-existence of encumbrance and disclosure of dangerous nature of goods. तो एक काम करते हैं ना सर कि ये जो वारंटी का जो कॉन्सेप्ट है
और इसके साथ जो केवी टेम्पटर का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं। हाँ सर, उसके बाद फिर बाकी एरियाज में जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स है और केवी टेम्पटर है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डील करता हूँ, ठीक है। फिर इनको इसके बाद जिन लोगों का क्लास है वो उन लोगों का क्लास के लिए रेडी हो जाओ। आज मैं इसको इतना ही रखता हूँ, कोई सवाल है तो कर सकते हो सर, समझ में आया तो भी बोलो। अच्छा, आप लोग एक टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ सर, ठीक है, एक टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। विशाल ने टेस्ट दिया, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। विशाल फिर से टेस्ट लेंगे तेरा। बाकी लोगों को बोल रहा हूँ सर टेस्ट दो। क्या क्या चैप्टर? कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज दोगे? आज तो रेडी नहीं हो, ठीक है, कल या परसों दे दो, चलेगा? हाँ Yes, साक्षी, sir. साक्षी अभी छोड़ो, साक्षी को अभी नहीं देना है, बाद में देना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स, अयन, इंकी, रोशनी। Sir. हाँ बोलो सर। नेक्स्ट वीक Weekend. College start. अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, संडे को करते हैं, कमिंग संडे को करते हैं, ठीक है, कमिंग संडे कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। सर Contract- संडे को होगा तो हम भी दे सकते हैं, हमको जो भी डाउट होगा हम आपसे बात कर लेंगे उसके अच्छा बारे में। ठीक है, ओके ठीक है साक्षी, ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। नहीं तो एक्चुअली तुम्हारा अभी बहुत बाकी है ना, इसलिए मतलब तुमने किया नहीं अभी कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए मैं बोला ठीक है तुम बाद में देना, ठीक है। अरे अभी तो टेस्ट तो चलेगा, ठीक है, ओके सर, ठीक है, रेडी है ना, मैं व्हाट्सएप में इन्फॉर्म कर दूंगा सबको, ठीक है, चलो थैंक यू सर, बाय। ओके, टाटा सर, टाटा सबको, बाय। राखी दादा। यस, चलो टाटा।